हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए अति संभावित 50 प्रश्न करने वाले हैं आधुनिक भारत से। तो फ्रेंड्स, यहां से आप हमारा विश्वास मानिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके सीधे पेपर के अंदर जो है वो आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन। कोचीन कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो केरला के अंदर। तो देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में पहला किला का निर्माण जो है वो अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में 1503 ईस्वी में कोचीन में करवाया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है वो पुर्तगालियों का गवर्नर था। सेकेंड क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं सदी। जैसा कि आपको पता है ना फ्रेंड्स कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया हुआ था। तो उसके बाद 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया गया और गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा अधिकार कर लिया गया। गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर 16वीं सदी में आए थे। तो देखिए, 1510 ईस्वी में जो है वो पुर्तगालों का गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है वो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करता है और गोवा पे अधिकार कर लेता है। यहाँ से ये स्पष्ट है कि 16वीं सदी के अंदर पुर्तगाली जो है वो भारत में अपना आधिपत्य जमाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट एंजेलो फोर्ट। सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण जो है वो पहले पुर्तगाली वायसराय के द्वारा कराया गया था। 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिसो द अल्मोड़ा, पहले यही गवर्नर थे फ्रेंड्स, फ्रांसिसो द अल्मोड़ा, उसके बाद अल्बुकर्क आए थे, ने सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण केरल के अंदर करवाया था। यह किला कन्नूर शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले को कन्नूर कोटा या कन्नूर किले के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि 1505 ईस्वी में कौन सा किला का निर्माण किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा? तो सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण कराया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें आपका प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर होगा डी नंबर, सूती और रेशम। तो सूती और रेशम का कपड़े का जो है वो आयात करता था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, यानी कि बेचा करता था। तो फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले भारत किसका निर्यात किया करता था? तो केवल सूती और रेशम के कपड़ों का। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इसमें आपका है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में कब स्थापित किया? कौन से ईस्वी के अंदर स्थापित किया? तो 1600 से लेकर के 1612 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना आधिपत्य जमाती है। अब इसका डिस्क्रिप्शन को आप देख लीजिए। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का अधिकार पत्र प्रदान किया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये बताया गया है कि इंग्लैंड के मर्चेंट एंड एडवेंचर नामक दल ने कंपनी का स्थापना इन्होंने किया था, और कंपनी का नाम उस समय क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़, मतलब पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने वाली कंपनी। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इससे पूर्व में व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया गया था, 15 वर्ष के लिए मात्र। लेकिन देखिए, धीरे धीरे करके ये जो है अपना सत्ता यहाँ पे काबिज करती है, और 1600 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक फाइनली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर शासन रहता है। और 1857 के विद्रोह के बाद जो है ये शासन समाप्त होता है कंपनी का, और भारत का शासन जो है वो सीधे क्राउन के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है।
जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया, जो 1613 में अंग्रेजों ने प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ना वो मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये पूरा हो जाता है मसूलीपट्टनम, और उसके बाद जो है वो सूरत में कारखाना स्थापित करने का प्रयास 1613 ईस्वी में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, छठे नंबर क्वेश्चन को। तो भारत में नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से एक उसमें से शामिल नहीं था। एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, एंग्लो सिख, एंग्लो बांग्ला। तो देखिए, एंग्लो बांग्ला कोई युद्ध नहीं हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इनमें से आंसर हो जाएगा आपका आंग्ल बांग्ला। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके डिटेल को आप एक बार पढ़ लीजिए। ब्रिटिश भारतीयों के बीच एंग्लो बांग्ला युद्ध नहीं लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 1806, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में हुआ था। वहीं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध 2 हुआ था, 1775 से 82, और दूसरा आपका जो है वो 1803 से लेकर के 6, और आंग्ल सिख युद्ध भी 1845 से 46 और 48 से 39। वहीं 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे फ्रेंड्स, आपको चारों का याद रखना होगा। पहला है 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है वो हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। वहीं चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है वो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा है क्षेत्रीय राज्य से। तो देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन क्या बनता है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत सरोवर झील। अमृत सरोवर झील के अंदर स्वर्ण मंदिर जो है वो स्थित है। हरि मंदिर, स्वर्ण मंदिर जिसे साहिब भी कहते हैं, यह मंदिर अमृत सरोवर झील के मध्य में स्थित है। इसकी नींव 1588 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने लाहौर के एक सूफी संत साई मियाँ मीर द्वारा रखवाई थी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने रखी थी। तो देखिए, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किन के द्वारा किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? तो आपका आंसर है आनंद सरोवर, सिख सरोवर, अमृत सरोवर या खाली सरोवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत सरोवर। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स यहाँ से, महाराजा जयसिंह द्वितीय किन शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया? मतलब कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण इसने कराया था। अब देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन को। तो सवाई जयसिंह द्वितीय संस्कृत और फारसी भाषा का विद्वान होने के साथ गणित और खगोल शास्त्र के असाधारण पंडित थे। उसने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम पर जिज मुहम्मद शाही रखा। जयपुर में जयसिंह ने सुदर्शनगढ़ यानी नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया तथा जयगढ़ में जयबान नामक तोप बनवाई। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस में 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया। देखिए, ये पांचों आपको याद रखना होगा, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसे युद्ध में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठाओं को इसने पराजित किया था। अब इसका डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लें फ्रेंड्स। प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है पानीपत के युद्ध के विषय में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो 1761 ईस्वी में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जो कि एक अफगान शासक था। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था। इस युद्ध में मराठा जो है वो बुरी तरीका से पराजित हो जाते हैं। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित अपने शब्दों में कहते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठाओं के लिए प्रलयनकारी सिद्ध हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये संधि कब होती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा समाप्त हुआ है। तो ये याद रखना है आपको, 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल होते हैं। देखिए, अंग्रेज की ओर से कौन था? कॉर्नवालिस, और मैसूर की ओर से कौन था? तो टीपू सुल्तान। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा। देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा बोझ जो है इनके ऊपर पड़ा। 3 करोड़ जो है वो हर्जाना देना पड़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को शक्तिशाली भी नहीं बनने दिया। तो देखिए, कॉर्नवालिस कहता है कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। उस समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उस समय भारतीय शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान था। उसके बाद देखिए, छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चिलैया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1849 ईस्वी। चिलैया वाला का युद्ध जो है वो 13 जनवरी 1849 को हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल ऑफ ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और भारतीय गवर्नर कौन था? तो सिराजुद्दौला था। इनके बीच में यह युद्ध जो है वो लड़ा गया आपका। तो फ्रेंड्स, इसका डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य में नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्लासी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागीरथी नदी के किनारे यह स्थित है। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा जो टॉपिक बनता है वो है सांस्कृतिक और सामाजिक धार्मिक सुधार। तो सामाजिक धार्मिक सुधार में पहला आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता यानी भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता है। इतने सारे उपनाम से इनको जाना जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका सेकेंड नंबर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें बाहर निकाल सकता है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकता है। इसी भावना से प्रेरित होकर के उन्होंने लॉर्ड एम हस्टर्ट को लिखा था कि यदि अंग्रेजी संसद की यह इच्छा है कि भारत अंधकार में रहे तो संस्कृत शिक्षा से उत्तम कुछ नहीं हो सकता, परंतु सरकार का उद्देश्य भारतीय लोगों को अच्छा बनाना है, अतएव सरकार को एक उदारवादी शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिसमें गणित, सामान्य दर्शन तथा रसायन शास्त्र, शरीर संरचना एवं अन्य लाभदायक विज्ञान आदि सम्मिलित हो और निश्चित धनराशि से विदेशों से कुछ विद्वान भर्ती किए जाएं और यहाँ विद्यालय खोले जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कार्य जो है इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत बड़ा प्रभाव था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म समाज के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। चौथा प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद।
और इसका डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1909 ईस्वी में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता से वेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है, तो कलकत्ता के वेलूर में और अल्मोड़ा में है। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रामकृष्ण मिशन का नाम रखा गया था। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता है प्राच्य या पूर्वी, आधुनिक या पश्चिमी, इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय। तो देख सकते हैं अगला प्रश्न है, बेलूर मठ कहाँ पे स्थित है। तो बेलूर मठ आपका कहाँ पे हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है और यह रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है यहाँ पे। छठा नंबर प्रश्न को आप देख सकते हैं कि 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो कौन किया था फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद के द्वारा इनका प्रतिनिधित्व किया गया था। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिए। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। तो भारत की जो संस्कृति थी उसको पहली बार प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत करने वाले कौन थे, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर, निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि, वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में क्या कहा गया है। दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। तो देखिए, जो कि अंग्रेजी साम्राज्य आ रही थी उसके विरोध स्वरूप जो है वो आर्य समाज का स्थापना किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था वेदों की ओर लौटो। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। धार्मिक क्षेत्र में वे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। अगला आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1884 ईस्वी में एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शास्त्री चिपुलकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्या था, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में वीके चिपलूनकर, बीजी तिलक एवं एमबी नाम जोशी प्रमुख थे इसके अंदर। अब आपका 9th नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो आप देख सकते हैं। 9 नंबर के अंदर आपका क्वेश्चन है, इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो। तो पहला ऑप्शन है संरचनात्मक व्यवहारिकता, दूसरा प्रतीकात्मक अन्योन क्रिया और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका जो है वो संघर्ष और चौथा है निश्चयात्मकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक व्यवहारिकता। देखिए क्या लिखा है कि संरचनात्मक व्यवहारिकता समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणा है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद के साथ ही व्यवहारिक सोच का एक विशेष स्थान रहा है। संरचनात्मक व्यवहारिकता के सिद्धांत के समर्थक यह मानते हैं कि समाज की क्रियाएं व्यवस्थित तरीके से चलती है और इसलिए समाज की एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। समाज के विभिन्न तत्व एक संपूर्ण व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः समाज एक संपूर्ण व्यवस्था है जिसके व्यवस्थित स्वरूप को बनाए रखने में विभिन्न समूहों तथा संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला आपका प्रश्न है फ्रेंड्स कि आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों भी समान मानवाधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी।
देखिए ईवी रामास्वामी नायकार जो है, इनका जन्म 1879 ईस्वी में होता है। इन्होंने प्रारंभ में कांग्रेस में भाग लिया। वर्ष 1923 ईस्वी में वाईकॉम मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश को लेकर के इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। ईवी रामास्वामी तमिल राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। द्रविड़ आंदोलन को शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनके समर्थक इन्हें पेरियार संबोधन से संबोधित करते हैं। इन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया। इन्होंने कूदी अरासू नामक तमिल साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। आप देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रमुख उपनाम, कथन और पुस्तकें। तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये टॉपिक मैं अब आपको अगले वीडियो में ज़रूर करा दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक कर ले। धन्यवाद दोस्तों।